तो यूनिट एंड डायमेंशंस का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को आना ही चाहिए। इस पे बेस्ड ही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इम्पोर्टेंट कहना भी बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीट वाले केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये नीट ओरिएंटेड ही है। नीट 2025 वाले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली हार्ड से हार्ड कंसेप्ट भी आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली ये टॉपिक अपना स्टार्ट होगा। चलो तो बेटा देखो, शुरू करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का क्या मतलब होता है? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म्स में लिखना। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल की पावर्स में लिखा जा सकता है, और उसी में लिखने वाले मेथड को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखो, द मेथड ऑफ राइटिंग any physical quantity in exponents of fundamental quantity इस मेथड को बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखना। बस, फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास में 7 थी, उन 7 की टर्म्स में ही लिखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देखो बेटा, कुछ शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले डिफाइन किए गए हैं। मास को लिखा जाएगा कैपिटल एम से, लेंथ को लिखा जाएगा कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। ठीक है, करंट को मैं लिख के चलूँगा ए से, ए फॉर एम्पियर वहाँ वाला यूज कर लिया है, और टेम्परेचर के लिए यूज करूँगा केल्विन। ठीक है, मोस्ट ऑफ इनका ही यूज होगा। जो लुमिनस इंटेंसिटी है उससे बेस्ड ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, साथ साथ में क्वांटिटी ऑफ मैटर उसका भी ज़्यादा कुछ यूज नहीं होगा। इनकी टर्म्स में ही लिखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। देखो किस तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में लेंथ है, और टाइम है वो एक्चुअल में टी है। ये अपने पास में आ गया है फंडामेंटल की टर्म्स में। तो इसकी जो डायमेंशन बन गई है वो बन गई है एल टी माइनस 1। नेक्स्ट लिख रहा हूँ जैसे एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी एरिया का फॉर्मूला ले लेंगे, दोनों की दोनों एक्चुअल में लेंथ की ही डायमेंशन है, तो इसका डायमेंशन आ जाती है एल स्क्वेयर। और इस तरीके से जो बड़े वाले ब्रैकेट हैं उनके अंदर में बंद कर दिया जाता है। खत्म बात। ये हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन में लिखने का तरीका। नेक्स्ट है जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जो फंडामेंटल की टर्म्स में लिखा गया था वो था ये एल टी माइनस 1 अपॉन कैपिटल टी। टाइम को कैपिटल टी लिख दिया, तो एल वन टी माइनस 2। ये डायमेंशन बन गई है एक्सेलरेशन की। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्स। फोर्स वाला थोड़ा ज़्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। फोर्स देखो, फोर्स को लिखा जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको एम से लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन की थी एल वन टी माइनस 2। तो एक्सेल जो फोर्स है, फोर्स की जो डायमेंशन होती हैं वो बन जाती है एम वन एल वन टी माइनस 2।
तो नेक्स्ट डायमेंशन निकाल के लिख रहा हूं मैं एनर्जी का। तो कोई एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एनर्जी में मैं यूज कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ तो देखो एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास है, मास की डायमेंशन एम। वेलोसिटी की निकाली ही थी, एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बन जाती है एम वन एल टू टी माइनस टू। इस तरीके से एनर्जी की डायमेंशन लिखी जा सकती है। ओके, और देखो कुछ और लिख के बताता हूं। एनर्जी के बाद में आ जाता है वर्क। वर्क की डायमेंशन हो जाती है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन बताई है एम वन एल वन टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट है लेंथ ही। तो इसकी डायमेंशन हो जाती है एम वन एल टू टी माइनस टू। तो ऐसे फॉर्मूला पता हो जाए तो हम किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो और देखो, और बताता हूं। नेक्स्ट हमें अगर चार्ज की डायमेंशन लिखनी है तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है करंट इनटू टाइम। क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इसका फॉर्मूला हो गया करंट इनटू टाइम। और करंट की डायमेंशन मैंने लिख दी है ए से, टाइम की डायमेंशन लिख दी है टी से। तो इसकी डायमेंशन आ जाती है ए वन टी वन। ओके, और देखो नेक्स्ट डायमेंशन लिख देते हैं कि लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को लिखा जाता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m है, वेलोसिटी की एल वन टी माइनस वन है। तो इसकी कंप्लीट हो जाती है एम वन एल वन टी माइनस वन। इस तरीके से किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखी जा सकती है। ठीक है, नाइन्थ लिख देता हूँ प्रेशर, और भाई टेंथ निकाल लेते हैं पावर। दोनों की डायमेंशन आप सबको भी लिखनी आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले लिखता हूँ प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। एम वन एल टू, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एरिया की होती है एल टू। तो आंसर बन जाता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। बस ये सिंपल सी इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट पावर की निकाल देते हैं। पावर का फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री, ये बन गई है पावर की डायमेंशन। इस तरीके से किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकाली जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज करके डायमेंशंस को निकाला जाएगा, उनमें से एक तरीका जो है ये होगा फॉर्मूला लिख लिख के। क्लियर है बेटा? डायमेंशन एनालिसिस में ये सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा और कोई भी लॉजिक नहीं है। चलो तो इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट आते हैं बेटा जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है पॉइंट की डायमेंशन ऑफ मास इन पावर। ये लो भाई, पावर का फॉर्मूला लिखा, इसके फॉर्मूले के अंदर में मास की डायमेंशन क्या है ये पूछ ले, इसको कैसे बताओगे? ये एक टाइप से नोट नहीं भाई, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पूछ लिया जाए, इसका मतलब क्या है बेटा? पावर के फॉर्मूला जो है उसमें मास की कितनी पावर है, बस मास की कितनी एक्सपोनेंट है। तो मास की डायमेंशन है वन। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए डायमेंशन ऑफ लेंथ इन पावर, पावर के फॉर्मूले में लेंथ की क्या डायमेंशन है, तो लेंथ की डायमेंशन है टू। इससे ऊपर जो 10th वाला एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंगली ये पूछ रहा हूँ। अगर नहीं गिवन होता तो पावर की डायमेंशन निकालनी पड़ती, फिर मास और लेंथ की जो एक्सपोनेंट है वो चेक करते। क्लियर है? बस यही कंसेप्ट यूज होगा।
अब लिखते हैं नोट, ना जो नोट रह गया था वो। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होंगे उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस। जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें आता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे जो हाफ है वो है बेटा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को लिखा जाएगा m0 L0 T0। ठीक है, क्योंकि सबकी ही पावर जीरो है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 भी लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होंगे सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। यहाँ पे बात हो रही है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं बोला है। कांस्टेंट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होता है जिसकी डायमेंशन होती है, जिसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है सेकंड कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जितने भी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोट थीटा, सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। तो अपने पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सबके सब की डायमेंशन लिखी जाएगी। तो m0 L0 T0 लिख सकते हैं या सबकी डायमेंशन 1 लिखी जा सकती है। और ऑल्सो यहाँ पे लिखने वाला जो थीटा है उसकी डायमेंशन भी ये है। साइन के अंदर जो एंगल है यहाँ पे जो है वो भी डायमेंशन लेस ही होगा। डन है ये बात। नेक्स्ट है इसके बाद में नंबर थर्ड कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट नहीं बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, आर डायमेंशनलेस। जैसे कि अपने पास में गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो यहाँ पे जो e की पावर x है ये डायमेंशनलेस होगा बेटा। और जो e की पावर में सिर्फ जो e की पावर में है वो भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, e की पावर वाला है ये भी डायमेंशनलेस है और e की पावर x जो कंप्लीट है ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 10 की पावर 2m। तो यहाँ पे जो कंप्लीट ये है 10 की पावर 2m है एंड जो 2m है बोथ आर डायमेंशनलेस। दोनों के दोनों डायमेंशनलेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई। ठीक है, m यहाँ पे कुछ कांस्टेंट था, मीटर के लिए यूज नहीं हो रहा। जैसे कि मैं अगर बोल देता हूँ y इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में y की अगर डायमेंशन पूछी जाए तो बेटा y की डायमेंशन यहाँ पे ये वाली चीज डायमेंशनलेस नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको लिखा जा सकता है L1T-1, जो कि 20 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी है जिसका यूज करके y की डायमेंशन आ जाएगी L1T-1। फोर्थ पॉइंट है वो लिखते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल तो लिख लिए हैं, लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस।
जो log वाले फंक्शन हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ln kx, log के अंदर में kx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हियर जो log के अंदर लिखा है ना kx इज डायमेंशनलेस। और साथ साथ में बेटा जो कंप्लीट है ln kx ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में इसका कंसेप्ट होता है। डन है ये बात बिल्कुल ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नोट करके पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल से साधारण से पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी मुश्किल हो इसमें। इसके बाद में देखो करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस है, उसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या इनकी एप्लीकेशन है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आंसर आएंगे चकाचक। बेटा सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेटा लेंथ में लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ में हम टाइम को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम टाइम के अंदर में टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 मीटर के अंदर में 2 सेकंड को ऐड कर दिया। ये हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, फॉर्मूला लिखते मतलब इसका जो थ्योरी है उसको लिखते हैं, फॉर्मूला तो क्या ही है इसमें, थ्योरी है जो इसको उसको लिखते हैं। तो लिखो एनी टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी एडिड सबट्रैक्टेड और पुट इक्वल, जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, जिनको सब्ट्रैक्ट किया गया है या जिनको इक्वल पुट किया गया है, सारी की सारी मस्ट हैव सेम डायमेंशन। जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या इक्वल पुट कर रहे हैं, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें बेटा v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और ए टी, इन दोनों को तो इक्वल पुट किया गया है, इन दोनों को हमने ऐड किया है। इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होंगी। यहाँ पे हियर v, u एंड ए टी मस्ट हैव सेम डायमेंशन। यही है अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस वाले केस में बेटा s की डायमेंशन, यू टी की डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वेयर की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हियर
एस यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वेयर मस्ट हैव सेम डायमेंशन। बेटा जो ए टी है ना, ये समझना है, इसलिए हाईलाइट करके लिख देता हूं। ओके, ये अपने पास में है रूल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। चलो इससे बेस्ट जो मेन एग्जांपल है वो पूछता हूं। क्वेश्चन है विच ऑपरेशन आर मीनिंगलेस। इनमें से कौन से ऐसे ऑपरेशन है जो मीनिंगलेस हैं? इफ ए बी एंड सी हैज डिफरेंट डायमेंशन। अगर हमें गिवन है ए बी और सी है, जो इन तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस होगा, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, वो हमसे पूछा गया है। चलो बेटा ऑप्शन देता हूं मैं। ए अपॉन बी, ए प्लस बी, ए अपॉन बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ए प्लस 1/c। इनमें से सिर्फ वो बताने हैं जो मीनिंगलेस हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है अगर ए बी सी की डायमेंशन अलग अलग हुई तब। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। ठीक है, 1 सेकंड का सवाल है, जल्दी से टिक करो और आंसर चेक करो। ठीक है बेटा, देखो मैं बताता हूँ। देखो मीनिंगलेस होने का मतलब क्या है कि बेटा ए को बी को और सी को ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही इक्वल पुट कर सकते हैं। डिवाइड में रखा जा सकता है। ठीक है, ये अपने पास में पॉसिबल है। ए प्लस बी ये मीनिंगलेस है। इसके अंदर में देखो बेटा क्या हुआ है, ए प्लस बी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे अगले में बी प्लस सी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ए माइनस बी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तीनों हैं ये अपने पास में मीनिंगलेस है। ए अपॉन बी डिवाइड किया जा सकता है, ए को मैं बी से डिवाइड करूं और सी को डी से डिवाइड करूं, तब शायद इनके डायमेंशंस मैच कर जाएं, तो ये पॉसिबल है। ए को 1/c के बराबर ही उसकी डायमेंशन हो, सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी अपने लिए पॉसिबल है। ये जो तीन है, ये तीनों फॉर्मूले मीनिंगलेस हैं, क्योंकि ए में बी को ऐड नहीं कर सकते, बी में सी को ऐड नहीं कर सकते, ए में से बी को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब तो किया जा ही सकता है। डन है, यह है अपने पास में रूल। नेक्स्ट है बेटा अगला एग्जाम्पल। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही यूज करके एक चीज़ ये और वेरीफाई करनी है कि अपने पास में एनर्जी है, उसका फॉर्मूला गिवन है बेटा mgt। ठीक है, m है मास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t है टाइम। इज इट पॉसिबल, क्या ये वाला फॉर्मूला पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ये अपने पास में हो जाता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ही इसको सोल्व करेंगे बेटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी की डायमेंशन याद करने के लिए बोला गया है, एनर्जी और फोर्स की m1l2 t-2। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। राइट हैंड साइड में बेटा m तो है मास, g है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है ये, और टाइम की डायमेंशन है t। तो ये बन गया है m1l1 t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नॉट पॉसिबल है। ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को बता सकते हैं, ये चीज़ चेक करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से,
कि कोई फॉर्मूला सही है, मतलब जो फॉर्मूला गलत है, गलत का तो बता सकते हैं, सही का शायद ना भी बता। ठीक है, चलो देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंगली करके कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, वो लिखते हैं। वी कैन चेक, वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें क्या पता चलता है, जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो फॉर्मूला कभी सही होगा ही नहीं, ये चीज हम बता सकते हैं। ए फॉर्मूला दैट इज डायमेंशनली, ऐसा फॉर्मूला जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो फिजिकली गलत है ही है, ये अपने पास में इससे रूल बन जाता है। एक बेटा इसमें नोट करके भी लिखो। ठीक है, जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बेटा डायमेंशंस में भी अपने लिए कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्मूले को हम एम वी स्क्वेयर लिख देंगे तो वो तब भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्चुअल में फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये और लिख लो, ए फॉर्मूला दैट इज डायमेंशनली करेक्ट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये है अपने पास में। तो एक पेज में हमने लिख दिया कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी एग्जाम्पल्स के साथ में। डन हो गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के बारे में। इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन आ जाती है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा काम की एप्लीकेशन है। लिखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्जन। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके कोरस्पोंडिंग टॉपिक क्या है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला के जो आएगा वो हो जाएगा हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट। एन है अपने पास में उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो u है वो है अपने पास में यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के हमेशा कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, मिला के क्या बनेगा हमेशा कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है,
न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट के साथ में लिखा है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो बेटा देखो, फर्स्ट के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू तो है 1 और उसकी यूनिट है मीटर। सेकंड केस में न्यूमेरिकल वैल्यू है 100 और उसकी यूनिट है सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट ज़्यादा है, तो मीटर ज़्यादा है, मीटर बड़ी यूनिट है एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चला है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी ही कम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सिमिलरली जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ही छोटी उसकी यूनिट होगी। ये लो भाई, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u एंड u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ऐसा होता है हमेशा से। और n और u कंबाइंडली अगर लिखेंगे तो वो मिला के क्या आएगा अपने पास में, कांस्टेंट हमेशा। ये कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं, ये अपने पास में ऐसे इनका कन्वर्जन अभी लिखेंगे, अभी इसके बारे में ही लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ 3-4 ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो वो जो 3-4 ग्राफ बनते हैं वो सारे ग्राफ लिखता हूँ। इनके ग्राफ आपको बनाने हैं। तो भाई ठीक है, जो 5 ग्राफ बना रहे हैं 5 ग्राफ के अकॉर्डिंगली लिखो। n है इधर, इधर है u। 5 नहीं यार 6 बना लेते हैं ताकि पूरा ही भर जाए। u और n, 1/n u n 1/u। ओके, nu और u, nu और n, इन सब के बीच में ग्राफ पर लोड करना है बेटा। दोनों तरफ में फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, एक तरफ n है एक तरफ u है, एक तरफ 1/n एक तरफ u एक तरफ n 1/u। इस तरीके से हमने लिख दिया है। इनका यूज करके, ठीक है, ऊपर जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक फॉर्मूला लिखा है n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, अपने ग्राफ प्लॉट कर लो। अब मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, देखो। न्यूमेरिकल वैल्यू और u दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आता है। 1/n और u, 1/n और u दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 1/n कंबाइन 1/n, सिर्फ n की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा 1/n और u दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, n और 1/u, n और 1/u में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। नेक्स्ट है u और n, u और n तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। nu बेटा हमेशा से कांस्टेंट रहा है, चाहे किसी के अगेंस्ट में भी प्लॉट करो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये मैंने सारे के सारे ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में। तो कोई भी एग्जाम में ग्राफ आए इस पे बेस्ड, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही श्योर याद रखने हैं सारे के सारे। चलो, तो अब बेटा डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, किसी भी क्वांटिटी को प्लॉट कर, किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए डायमेंशन एनालिसिस ने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के बारे में लिखते हैं। तो वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस, वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू कन्वर्ट one system of unit to another system of unit.
और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाया करेंगे अपने। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z फ्रॉम 1 यूनिट u1 टू यूनिट u2, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है यूजिंग फॉर्मूला। इसको लिखने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू, उसके बाद में ऐसे से ब्रैकेट बना लेंगे। उसकी बेटा जो डायमेंशन थी x, m की पावर थी x, l की पावर थी y और t की पावर थी z, इनकी पावर में लिखेंगे। ठीक है, ये जो मास है इसकी यूनिट लिखेंगे m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना है हमें। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कन्वर्जन किया करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और इसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिएगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में। नो अदर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। कर देता हूं इस फॉर्मूले को डन चुटकियों के हिसाब से। तो भाई कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, एक न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। बेटा न्यूटन के बारे में थोड़ी सी तारीफ करी जाए और थोड़ी सी डायन की तारीफ करी जाए। डायन की तो कोई तारीफ कर भी नहीं सकता है वैसे, बट न्यूटन की तो कर सकते हैं। न्यूटन का मतलब है बेटा ये है SI यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन जो है वो SI यूनिट है फोर्स की, और जो डायन है वो है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। डायन जो है वो है CGS यूनिट ऑफ फोर्स और न्यूटन है वो है SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो बेटा एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्स को। ठीक है, तो भाई पहले तो फोर्स की डायमेंशन थी, फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t-2। उसके बाद में अपना जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। कॉपी कर देता हूँ ऊपर से डायरेक्ट, तुम लिख लो बेटे। तुम्हारी नोटबुक में ऐसा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। एक तो है न्यूटन, एक है बेटा डायन। u1 ये है अपने पास में न्यूटन, नीचे की यूनिट है वो है डायन। तो बेसिकली 1 न्यूटन है, ये है 1 डायन। ऊपर वाला जो सिस्टम लेके चल रहा हूं मैं SI सिस्टम है, मतलब ऊपर में जितनी भी चीज लिखेंगे सब कुछ SI में लिखेंगे। ये वाला जो मास है ये भी SI में, लेंथ है ये भी SI में, टाइम है ये भी SI में। फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t-2, तो यहाँ पे 1 1 और टाइम वाले की डायमेंशन है -2। ऊपर में जो सिस्टम लिया है उसकी यूनिट है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले सिस्टम की यूनिट नीचे लिखेंगे। तो डायन को ऊपर भी लिख सकते थे, न्यूटन को नीचे भी लिख सकते थे, बट अकॉर्डिंगली लिखना होता उस केस में। तो न्यूटन में बेटा मास की जो SI यूनिट है वो है kg, ऊपर वाला SI सिस्टम है, लेंथ की है मीटर, टाइम की है सेकंड। नीचे में ग्राम्स सेंटीमीटर सेकंड, ये हो गया बस CGS में। तो यहाँ पे अपने पास में
जो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट हो गया, सबसे लास्ट वाली टर्म तो हट गई है। ऊपर है किलोग्राम, नीचे है ग्राम। ग्राम किलोग्राम को लिखा जा सकता है 10⁻³ ग्राम, नीचे बन गया है ग्राम। मीटर को लिख रहा हूं 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। यहाँ तो सेकंड से सेकंड कट गया, थोड़ा सा अलग पेन से काट देता हूँ। सेकंड से सेकंड कट गया, इधर बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इधर ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², ये बन गया है 10⁻5। लेफ्ट वाली साइड थी 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन, जो कि बन गया है 10⁻5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन। ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आ गया। 1 डायन भी निकाल सकते हैं, 10⁻⁻5 न्यूटन। सिंपल सा तरीका है बेटा, ठीक है, लप्पू सा सचिन है बेटा। इसी चीज का यूज करके हमें सोल्व करना है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। ठीक है बेटा, 1 जूल है, इसके बारे में बताऊं तो ये है SI यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 अर्ग्स है, ये अपने पास में है CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। बस ये इतना सा कंसेप्ट है, इस चीज का यूज करके ही हमें कन्वर्जन करना है। लो तो भाई करते हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो एनर्जी की डायमेंशन चाहिए होंगी, M1L2 T-2, ये हो चुकी है एनर्जी की डायमेंशन। ओके, अब लिखता हूं मैं 1 जूल, ना अब की बार दूसरे तरीके से लिख के बताता हूं। ऊपर आर्ग्स लिखते हैं, 1 आर्ग्स 1 आर्ग अपॉन 1 जूल, ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार मास लिखेंगे, एक बार लेंथ लिखेंगे, एक बार टाइम लिखेंगे। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -2। ठीक है, ध्यान रखना ये मास है, लेंथ, टाइम, ऊपर वाली डायमेंशन से भी याद आ जाएगा। प्रॉपर फॉर्मूला भी लिख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, मास की SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में लिख रखी है नीचे इस फॉर्मूले में, जूल मैंने लेफ्ट में लिख दिया था, सॉरी नीचे वाले में लिख दिया था डिनोमिनेटर में। तो जूल डिनोमिनेटर में लिखा है तो SI वाला पूरा सिस्टम डिनोमिनेटर में ही है, तो इसको लिख दिया kg मीटर सेकंड, डन। ऊपर वाला है CGS ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, डन। लास्ट वाला सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, ग्राम अपॉन किलोग्राम, तो ग्राम अपॉन 10⁻³ ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन 10⁻² सेंटीमीटर, खत्म। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 1 अपॉन 10⁻³ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1 अपॉन 10⁻² होल की पावर 2, ये बन जाता है 1 अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, ये बन जाएगा 1 अपॉन 10⁻⁷ आर्ग अपॉन जूल। ये आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁷ आर्ग्स इज इक्वल टू 1 जूल। तो ऐसे ऊपर नीचे किसी को भी लिखने से कोई भी फर्क नहीं आएगा आंसर में, इस चीज का ध्यान रखना। चाहे तुम जूल को ऊपर लिख लो, चाहे अर्ग्स को ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने लिए सारे तरीके सेम हैं।
हमारे लिए किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ये कंसेप्ट सबको? हाँ क्लियर है सर। ओके चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, क्वेश्चन तो खूब हैं। ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया है, उसमें देखो क्या है। द यूनिट ऑफ मास इज 10 kg। एक नया सिस्टम है, उसमें मास की जो यूनिट है वो है 10 kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। लेंथ की यूनिट थी वो 2 मीटर है और टाइम की यूनिट है वो है 1 मिनट। ओके फाइंड आउट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू न्यू सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जूल। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार ट्राई करो। करो बेटे ट्राई करो क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं बताता हूं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास में वही फॉर्मूला है u1/u2 इज इक्वल टू m1/m2 L1/L2 और T1/T2। इसकी पावर है x, इसकी पावर है y, इसकी पावर है z। ठीक है तो यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है m1L2 T-2। ठीक है तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो यहीं पे मैं एक्स वाई जेड की तो इधर पे लिख देता हूँ 1 2 और ये है -2। ये एनर्जी की डायमेंशन। तो देखो पहला जो सिस्टम है उसको मैं एसआई सिस्टम लेके चल रहा हूँ, उसमें जो यूनिट है वो है जूल। और दूसरा जो सिस्टम है वो दूसरा सिस्टम है, उसको बोल देता हूँ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। उसमें पता नहीं उसका क्या ही नाम है यूनिट का, तो ऐसे मैंने लिख दिया 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा अब देखो मास, एसआई यूनिट में जो मास है वो है किलोग्राम। नए सिस्टम है उसके अंदर में जो मास है उसकी एस से उसकी जो यूनिट है वो गिवन है 10 kg। लेंथ के बारे में एसआई यूनिट में जो लेंथ है वो है मीटर। नया जो सिस्टम है उसमें गिवन है लेंथ की यूनिट है 2 मीटर, तो उसमें लिख दिया है 2। टाइम की अगर बात करूं, एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट है सेकंड, बट नया सिस्टम में टाइम की यूनिट है 1 मिनट। 1 मिनट को लिख देता हूं मैं सीधा ही 60 सेकंड, ताकि लिखना थोड़ा इजी हो। राइट साइड में देखो सबसे पहले तो अपना केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 1/10। नेक्स्ट अपना जो मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1/2 का स्क्वायर जो कि बनेगा 1/4। इधर तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया है 1/60 की पावर -2। ये तो इधर सोल्व कर दिया, 60 की पावर -2 हो जाएगा 60 का स्क्वायर 1/40 इंटू 3600, जो कि अपने पास में बन जाता है 90। ये लो वही लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सोल्व करके आ गई।
लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड ये हमने लिख दिया है। हमें इसके अंदर में क्या निकालना था कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको जूल्स में लिखना है। तो ये जो है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी उसको राइट में ले जाएंगे, जूल को लेफ्ट में। तो 1/90 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। नए सिस्टम में जो एनर्जी की 1 यूनिट थी उसका मतलब है 1/90 जूल। ये अपने पास में आंसर हो। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, एक ना एक बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ उसके बाद तो हो ही जाने चाहिए। इफ यूनिट ऑफ मास इज डबल्ड, मास की जो यूनिट उसको डबल कर दिया है, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ्ड, हाउ द यूनिट ऑफ लेंथ चेंज्ड, किस तरीके से यूनिट ऑफ चेंज लेंथ है वो चेंज होगी इफ फोर्स बिकम 10 टाइम्स ऑन डूइंग दिस। ऐसा करने पे जो फोर्स है वो 10 गुना हो जाए तो लेंथ की यूनिट कैसे चेंज हो रही है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई लिखना है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फोर्स के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के टर्म्स में हमें आंसर लिखना, मतलब कि मेन जो डिपेंडेंसी है वो फोर्स की ही है। देखो फोर्स के लिए लिख लेते हैं Q1/U2, M1/M2, L1/L2, T1/T2। क्योंकि फोर्स की डायमेंशन याद है M1L1T-2, M1L1T-2, XYZ ना लिख के सीधा ही फोर्स की डायमेंशन में लिख दिया। देखो बेटा ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो ऐसा ही सिस्टम मान लेते हैं। ऊपर वाले में फोर्स को मान लिया है न्यूटन में, मास लेंथ और टाइम लिख रहा हूं। देखो मास है अपने पास में बेटा केजी में, लेंथ है मीटर में, टाइम है अपने पास में सेकंड में। ठीक है, देखो अब क्या हुआ है, यूनिट ऑफ मास इज डबल, मास की यूनिट है वो डबल हो गई है, पहले मास की यूनिट केजी थी तो अब हो गई है 2 kg के। यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ, पहले टाइम की यूनिट थी सेकंड, अब हो गई है सेकंड/2, ऐसा लिख देता हूं मैं। ठीक है, और लेंथ की यूनिट हमें नहीं पता है, लेंथ की यूनिट मैंने मान ली है x, L2 की जगह पे x पुट कर दिया है, और फोर्स है वो 10 गुना हो चुका है। तो पहले अगर 1 न्यूटन था, अब हो चुका है 10 न्यूटन। यहाँ तक का डन है बेटा। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1/10, इसके बाद ये बचेगा केजी से केजी कैंसिल होने पे 1/2, m मीटर/x। ठीक है, नीचे सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2⁻²। तो 2⁻², को लिख देंगे 1/4, 1/2 m/x 1/4, इधर है 1/, तो m/8x इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा 8x बन गया है 10m, x की वैल्यू हो गई है 10 मीटर/8, तो हो चुका है 5/4 मीटर। तो जो लेंथ की यूनिट थी वो पहले मीटर थी, अब क्या हो चुकी है 5/4 मीटर, मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ बिकम
5/4 टाइम्स, तो लेंथ की यूनिट है वो 5/4 टाइम्स हो गई है। ऐसे लिखा जा सकता है, बताओ जरा। था कुछ भी मुश्किल इसमें? नो सर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। डन कर दो इस क्वेश्चन को, ऐसे ही करना है बस, और ऐसे ही ट्राई किया करो। कहाँ मुश्किल में पड़े रहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखो। इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज ई सेकेंड, कन्वर्ट स्पीड ऑफ लाइट इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में स्पीड ऑफ लाइट की कितनी वैल्यू होगी, ये लिखना है। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट 3 × 10⁸ ये अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उतने का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि जितना हमारे में दिमाग होता है उतना ही हम चलाएंगे, ज़्यादा दिमाग कभी भी नहीं दौड़ाएंगे। ठीक बात है, इतनी सी ही बात है। लो फिर भाई, तो हम कन्वर्ट करते हैं 1:1 में। तो U1/U2 SI सिस्टम में यूनिट है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, नए सिस्टम में है 1 यूनिट। डायमेंशन लिखते हैं। लेंथ जो अपने पास में स्पीड ऑफ लाइट है उसकी डायमेंशन हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम L1t-1। तो L1t-1 ये है लेंथ, लेंथ SI यूनिट में मीटर है, और अपने नए सिस्टम में है ए मीटर। टाइम है SI यूनिट में सेकंड, नए सिस्टम में बी सेकंड। तो ये बन चुका है 1/A इंटू 1/B⁻⁻1, मीटर से मीटर कट गया, तो ये बन गया B/A, 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 यूनिट। तो 1 मीटर पर सेकंड बन जाता है E/A यूनिट्स। बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट को कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, राइट साइड में बन जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन ए यूनिट्स। यही होता है स्पीड ऑफ लाइट। बस ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सोल्व करना है, और इसके अलावा अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग है वो यूज नहीं करना है, अपने दिमाग का प्रॉपर यूज करना है आगे जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। सिंपल क्वेश्चंस में नहीं लगाना है अपना दिमाग। बस ये हो जाता है आंसर।